हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। ठीक है, हमें पता है स्टीम ऑब्वियसली फॉर्मूला तो इसका भी H2O ही होगा, बट ये होती है गैसियस स्टेट में। मैक्सिमम हम यूज करते हैं कार्बन का, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम का मेनली यूज हम थर्माइट रिएक्शंस में ही करते हैं, थर्माइट वेल्डिंग में हम मेनली इसका यूज करते हैं। तो हमारे पास जो मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर होगा वो क्या होगा, दैट विल बी सी, कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आवर थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, which one of the following metals does not react with cold as well as hot water? तो ये हमारे पास ना इन सभी मेटल्स में से लेस रिएक्टिव होता है, तभी जाके ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना ही कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, तो देखो सोडियम हमें पता है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है या एलिमेंट है तो ऑब्वियसली ये रिएक्ट करता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा विगरसली रिएक्ट करता है इवन विद कोल्ड वाटर। ठीक है, तो विच मीन्स ये वाला तो हमारे पास आंसर नहीं होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम। तो कैल्शियम हमारे पास लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है विद वाटर, और मैग्नीशियम हमारे पास हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, विच मीन्स ये तीनों के तीनों कोल्ड या फिर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो इन सब में से कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट विल बी डी, आयरन। ठीक है, तो आयरन ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। ठीक है, हमें पता है स्टीम ऑब्वियसली फॉर्मूला तो इसका भी H2O ही होगा, बट ये होती है गैसियस स्टेट में। और यहाँ पे ऑक्साइड कौन सा बनता है, मैग्नेटिक ऑक्साइड, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है। इसको जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन है, सो यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इसे बैलेंस कर लिया है। अब देखो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि Fe2+ है ना, जो आयरन है या तो 2+ की वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है या फिर Fe3+। तो अगर यहां से हम ऑक्साइड बनाएंगे तो फॉर्मूला FeO आएगा। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, फेरस ऑक्साइड कहते हो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है Fe2+ आयन क्या कहलाता है, फेरस कहलाता है। Fe3+ क्या कहलाता है, फेरिक। तो यहाँ पे अगेन इसकी ऑक्साइड आप बनाओगे तो फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, Fe2O3। ठीक है, इसका नेम क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड। बट यहाँ पे अगर हम देखें जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इन दोनों में से कोई सी भी ऑक्साइड नहीं बन रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना दोनों का ही कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, सो आयरन कितने हो गए, 3 हो गए आयरन के एटम्स, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। ठीक है, तो इसका नेम क्या होता है, इसको आप कहोगे फेरस, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, या फिर इसको हम कहेंगे आयरन 2,3 ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही स्टेट्स को ये शो कर रहा है, 2+ भी और 3+ भी, इसीलिए हमने आयरन 2,3 ऑक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर हम इसी को मैग्नेटिक ऑक्साइड भी कहते हैं। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे जो आयरन है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, H2O, और यहाँ पे H2O क्या है, दैट इज स्टीम। तो ये ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ना ही कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के टुवर्ड्स। व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर? पहला ऑप्शन है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर, एंड फोर्थ ऑप्शन है बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। अब इन 4 ऑप्शंस में से कोई 2 ऑप्शंस हमारे पास करेक्ट होंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड फोर्थ, या सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे देखो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो कैल्शियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेस वायलेंटली। सोडियम तो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, बट कैल्शियम उतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता है। तो एक ऑप्शन तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो कि है थर्ड वाला, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर। ठीक है,
अब हमें दूसरा ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को देख लेते हैं। हमारे पास कैल्शियम है, ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। इसके साथ साथ H2 गैस यहाँ पे रिलीज होती है, इसको हम कर लेते हैं बैलेंस। तो ये हो गई है हमारे पास रिएक्शन बैलेंस्ड। अब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बन ही रहा है, इसके साथ देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है ना तो इसके बबल्स फॉर्म होते हैं और जो बबल्स फॉर्म होते हैं दे स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, जैसे ये मान लो कैल्शियम है हमारे पास मेटल, तो इसके सरफेस पे ये बबल्स आके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा अपीयर करता है कि कैल्शियम फ्लोट कर रहा है। ठीक है, सेम चीज हमारे पास मैग्नीशियम के साथ भी होती है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम के केस में भी जो हाइड्रोजन के बबल्स रिलीज होते हैं दे स्टिक टू द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एंड हेंस ऐसा अपीयर करता है कि मैग्नीशियम जो मेटल है ना वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट होगा। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट हैं। सो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते हैं, यानी कि शाइनी नहीं होते हैं। Which of the following non-metal is lustrous? यानी कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो एक एक्सेप्शन है लस्टर के केस में। ठीक है, कौन सा नॉन मेटल शाइनी होता है आपसे पूछा गया है। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर आयोडीन। तो क्लियरली आपको पता है ये तीनों लस्ट्रस बिल्कुल नहीं होते हैं। आयोडीन हमारे पास काफी लस्ट्रस सा शाइनी सा होता है और ये जनरली हमारे पास ब्लैक कलर में हमें मिलता है और इसके साथ हमें काफी ज्यादा शाइन देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। An element A is soft and can be cut with a knife. This is very reactive to air and cannot be kept open in air. It reacts vigorously with water. Identify the element from the following. Clearly आप ऑप्शंस देख के बता सकते हो क्या ये मैग्नीशियम है या सोडियम या पोटेशियम नहीं है, ये फोस्फोरस है। ठीक है, ये फोस्फोरस है, पोटेशियम बोल रही थी मैं गलती से। पोटेशियम तो क्या होता है, P इज फोस्फोरस। ठीक है, और या फिर हमारे पास है कैल्शियम। तो इन चारों में से कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। देखो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो हमें पता है सोडियम, पोटेशियम ये सब हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जनरली जो भी हमारे पास मेटल्स होते हैं काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, बट ये दोनों हमारे पास ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ही सॉफ्ट हैं और इजीली नाइफ से आप उनको कट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि सोडियम ही है ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमें पता है सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कभी भी हम एयर में इसको रखते ही नहीं है, हमेशा केरोसिन ऑयल के अंडर ही हम इसको रखते हैं, बिकॉज ये इजिली फायर कैच कर जाता है, आग लग सकती है। ठीक है, और कभी भी हम पानी में भी इसको नहीं डालते हैं क्योंकि पानी के साथ बहुत ही विगरसली ये रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है और जो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है बिकॉज ये भी कंबस्टेबल होती है, सो दिस कैन ऑल्सो कैच फायर। ठीक है, तो इसीलिए ये रिएक्शंस हम नहीं करवाते हैं। और मेटल कौन सा है, तो वो हमारे पास सोडियम है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन तो अभी जस्ट मैंने करके आपको बताया ही था। Which of the following oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? तो अभी हमने देखा था कि Fe आयरन की रिएक्शन अगर स्टीम के साथ हो रही है तो Fe3O4 फॉर्म होगा, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। तो इसको बस हमको बैलेंस करना है ना। तो क्लियरली हमें ऑक्साइड दिख रही है, फेरस फेरिक ऑक्साइड या मैग्नेटिक ऑक्साइड आप इसको कह सकते हो, तो वो इधर पे फॉर्म हो रही है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, Fe3O4। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ नॉन मेटल यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है,
एक हमारे पास ऐसा नॉन मेटल है जो फूड प्रिजर्वेशन में हम यूज करते हैं। रैंसिडिटी हमारे पास एक टॉपिक था जो अभी तो सिलेबस में है नहीं, बट थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। रैंसिडिटी का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी फूड पार्टिकल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड ऑक्सीडेशन की वजह से इनमें काफी ज्यादा बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट आने लग जाता है। ठीक है, तो इस ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम एक ऐसी गैस को डालते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव हो, वो रिएक्ट ना करे खाने के साथ। ठीक है, तो इनमें से कौन सी वो गैस होती है? दैट इज नाइट्रोजन। जो भी आपके पास चिप्स के पैकेट होते हैं, जैसे लेज आप ले लो, अंकल चिप्स ले लो, जितने भी XYZ हमारे पास चिप्स आते हैं वो सब खराब क्यों नहीं होते हैं? जैसे आपने उसको खोल दिया, फिर आप भूल गए, ठीक है, खाना तो ऐसे ही छोड़ दिया, तो कुछ टाइम बाद आओगे ना तो सिल सा जाता है ना, अजीब सा स्वाद आने लग जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, हमारे आसपास ऑक्सीजन गैस है तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाती है, उसको ऑक्सीडाइज कर जाती है। बट जब वो पैकेट के अंदर है तो वो खराब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर हमने नाइट्रोजन गैस फिल कर रखी है, और नाइट्रोजन काफी ज्यादा इनर्ट होती है। इनर्ट यानी कि ये नॉन रिएक्टिव होती है, रिएक्ट नहीं करती है। और क्यों नहीं करती है उसका भी रीजन होता है। देखो हमें पता है N2 गैस, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड बिकॉज ये ट्रिपल बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सो इसको तोड़ना नॉर्मल टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए एक ऐसा नॉन मेटल, एक ऐसी गैस जो कि फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन ना हो, ताकि इसलिए हम एक ऐसी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि है हमारे पास नाइट्रोजन। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द अरेंजमेंट फॉर कॉपर, टिन, लेड एंड मर्करी अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। देखो कॉपर है हमारे पास, देन है टिन जिसको हम Sn लिखते हैं, देन लेड है, ठीक है, उसके बाद है मर्करी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज को लिखना पड़ेगा। सो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? देखो, कौवे ने कहा मोगली अब, ठीक है, MG है, जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ। ठीक है, ये है हमारे पास ट्रिक। तो कॉपर तो नीचे आ रहा है, ठीक है, मरकरी इससे भी नीचे आ रहा है, और क्या था? लेड था, सो पी भी यहाँ पे आ रहा है। टिन इसमें है नहीं जो NCERT में हमको गिवन है, बट जो टिन है वो लेड के ऊपर आता है। ठीक है, सो Sn कहाँ है? इससे ऊपर है, विच मीन्स जो मोस्ट रिएक्टिव है इन सब में से वो क्या होगा? टिन। तो सबसे पहले टिन है, फिर लेड है, फिर देखो कॉपर है क्लियरली, और फिर हमारे पास Hg यानी कि मरकरी है। तो इसी बेसिस पे हमको आंसर करना है। ये कौन सा ऑर्डर है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। जो मोस्ट रिएक्टिव है वो सबसे पहले आ रहा है, जो लीस्ट है वो हमने लास्ट में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टिन किसमें सबसे पहले लिखा है? ए, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो मरकरी मैक्सिमम रिएक्टिव तो होता ही नहीं है, कॉपर अगेन नहीं है, लेड से ज्यादा रिएक्टिव है हमारे पास क्या? टिन। तो यहाँ पे क्लियरली जो करेक्ट हमारे पास ऑर्डर है, सीरीज है, वो हो जाएगा ए। इवन अगर आपको टिन नहीं पता है तो बाकी ऑप्शंस की हेल्प से भी आप उस आंसर तक पहुंच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मरकरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव लिखा है, होता है नहीं होता है। यहाँ पे कॉपर लिखा है, यहाँ पे देखो मरकरी से भी ज्यादा रिएक्टिव कॉपर लिख दिया है। ठीक है, ये तो हमारे पास करेक्ट है, मरकरी से ज्यादा रिएक्टिव कॉपर होता है, और टिन लास्ट में लिख दिया है, टिन इतना लेस रिएक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपके पास क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा वो ए आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो, क्योंकि कई बच्चे इन दो ऑप्शंस में क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। The metals that float when treated with water, अभी मैंने आपको बताया था ऐसा लगता है कि वो फ्लोट कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन के जो बबल्स हैं वो मेटल के सरफेस पे स्टिक कर जाते हैं, और वो दो कौन से थे हमारे पास? एक था कैल्शियम,
जो कि कोल्ड वाटर के साथ लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है। दूसरा था मैग्नीशियम, जो कि सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। तो दो ऑप्शंस यहाँ पे मैंगनीज एंड सोडियम, ये तो नहीं है। सोडियम एंड कैल्शियम नहीं, सोडियम के केस में ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ही ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीशियम एंड सोडियम, तो यहाँ पे सोडियम नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, which of the following properties of aluminium are responsible for the same। तो किस वजह से हम यूटेंसिल्स यानी कि जो घर के खाने बनाने के बर्तन हैं उसमें हम क्यों एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम की कढ़ाई तो आपने देखी होगी, तो हम क्यों यूज कर रहे हैं उसमें से हमें बताना है कि ये चार ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहला है थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है, डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अगेन देखो दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे, तभी जाके हमें A, B, C, D इन चारों में से एक चूज करना है। थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर हमें खाना बनाना है सो हीट पूरे ही बर्तन तक पहुंचनी चाहिए, है ना। क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से कुछ भी लेना देना है? क्या आप वहां पे करंट पास करवा रहे हो? नहीं, विच मीन्स ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। देन है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी मेटल को वायर्स के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, सो डक्टिलिटी भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। देन है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये बिल्कुल सही है। क्यों ये बिल्कुल सही है? क्योंकि जो भी आप यूटेंसिल ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपने लगाई आग, ठीक है, यहाँ पे हीट आपने प्रोवाइड करी, अगर इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो इजीली ये बर्तन मेल्ट कर जाएगा। अगर बर्तन मेल्ट कर गया, खाना किस में बनाओगे? तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए और थर्मल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए, विच मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when HCl hydrochloric acid is added to barium hydroxide, a white colored compound is formed, which option gives the complete chemical reaction? तो यहाँ पे हम रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले HCl बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसको पहले तो सही से लिखते हैं, ऐसे कर्सिव हैंडराइटिंग में हम फॉर्मूलाज नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की रिएक्शन होगी, तो देखो ये मेरे पास क्या है, एक एसिड है, ये एक बेस है। सो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे अकर कर रही है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ना, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस है, सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है, ठीक है। सो दोनों टाइप की रिएक्शंस कह सकते हैं कि ये रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो बेरियम क्लोराइड का व्हाइट कलर का पीपीटी मिलेगा हमको, इसके साथ साथ H2O यहाँ पे फॉर्म होगा, तो ये सॉल्ट है और ये क्या है, हमारे पास पानी है। अब इसको कर लेते हैं बैलेंस, तो यहाँ पे मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, है ना, तो 4 हाइड्रोजन हो गए हैं, डन। तो ये रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस्ड, तो यही हमारे पास रिएक्शन होनी चाहिए। ऑक्सीजन तो फॉर्म होता ही नहीं है, विच मीन्स C और D तो ऐसे ही हमने रिजेक्ट कर दिए, ये वाली रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पेलेट ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर। क्या होगा अगर आप सोडियम को डाल दो पानी में? तो आपको पता है बहुत ही विगरस रिएक्शन ये होती है, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होती है। जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इट कैचेस फायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा एंड दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस्ड। अब ऑप्शंस क्या है, इट कैचेस फायर एंड फॉर्म्स ऑक्साइड। क्या ये ऑक्साइड है या ये हाइड्रोक्साइड है? तो ये हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये वाला तो गलत हो गया। इट एब्जॉर्ब्स हीट, तो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये फायर ही बिल्कुल कैच कर जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इट कैचेस फायर एंड फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो विच मीन्स ये भी हमें समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ पीस ऑफ कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड इज गिवन बाय द केमिकल इक्वेशंस। तो 2 इक्वेशंस यहाँ पे हमें गिवन है, Cu प्लस HNO3 ये फॉर्म कर रहा है, उसके बाद जो H2 गैस रिलीज हो रही है वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2O एंड NO2 में चेंज हो जा रही है। तो इन दोनों रिएक्शन से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, वही यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं,
copper causes the oxidation of HNO3 to form NO2. Hydrogen gas gets oxidized by HNO3 to form water. Gas reacts with oxygen in the air to form water. Nitrate reacts with hydrogen to form NO2 and H2O. तो देखो यहाँ पे क्लियरली हमें पता है जो HNO3 होता है ना, वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बिकॉज ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करता है, जो H2 गैस फॉर्म हो रही है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है H2O में। तो हर केस में हमें पता है HNO3 के साथ हमें H2 गैस नहीं मिलती है एक्सेप्ट फॉर टू मेटल्स जो कि है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, है ना, ये हमें पता है। और इसकी रिएक्शन भी हम 1% डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कॉपर कॉजेज द ऑक्सीडेशन, तो कॉपर तो ऑक्सीडेशन करा नहीं सकता है। हाइड्रोजन गैस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। विच ऑप्शन गिव्स द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी फ्रॉम इट्स ओर सिनाबार? सबसे पहले तो सिनाबार का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज HgS। अब बिकॉज ये हमारे पास एक सल्फाइड ओर है तो हमें पता है सल्फाइड ओर के लिए हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग का मतलब होता है हीट करना इस ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो यहाँ पे एक्सेस एयर है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो HgO प्लस SO2 यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं बैलेंस। तो ये हो गई हमारे पास इस रिएक्शन की बैलेंसिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हमने हीट करा एक्सेस एयर में, फिर हमको क्या मिलता है? ऑक्साइड। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ही होता है, एक्साइड नहीं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये HgO, इसको फर्दर आप हीट करोगे सो यहाँ पे Hg प्लस O2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेप ये प्रोसेस हो रहा है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या गिवन है। कूलिंग सिनेबार, क्या हम सिनेबार को कूल करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जहां पे भी कूलिंग लिखा है वो तो बिल्कुल गलत है, तो ये भी गलत हो गया। देन सी क्या है? सिनेबार टू कन्वर्ट, यहाँ पे हीटिंग आएगा। ठीक है, हीटिंग सिनेबार टू कन्वर्ट इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड देन हीटिंग इट अगेन, या फिर क्या है अगेन हीटिंग सिनेबार in the presence of limited air to and then adding a small amount of water। 2 के बाद अगेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड आएगा यहाँ पे। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में पहले चेंज कर रहे हैं, उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड कर रहे हैं। क्या यहाँ पे वाटर ऐड करा हमने? बिल्कुल नहीं, विच मीन्स ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये बिल्कुल सही है, पहले सिनेबार को हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इसी को हम रोस्टिंग कहते हैं। उसके बाद वापस से उसको हीट करते हैं और जैसे ही वापस से हम इसे हीट करते हैं सो यहाँ पे हमें मरकरी मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास द इमेज शोज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये पूरा यहाँ पे सेटअप है। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एसिडिफाइड CuSO4 होता है। अब एक रीजन होता है, एसिडिफाइड हमने लिखा है ना, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत एसिड भी डालते हैं, जैसे जनरली H2SO4 का हम यूज करते हैं। उसका रीजन ये होता है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना। कई बार अगर पूछ लिया जाए तो मैंने आपको रीजन भी बता दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूरा सेटअप तो आपको पता ही है, यू आर फेमिलियर। यहाँ पे एनोड के नीचे एनोड मड इम्प्योरिटीज इकट्ठा हो जाती हैं, है ना, इसको हम एनोड मड कहते हैं। अब पूछा क्या गया है, विच ऑप्शन एक्सप्लेन्स द प्रोसेस टू ऑब्टेन प्योर कॉपर व्हेन करंट इज पास्ड प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड डिपॉजिट्स टू द कैथोड। When current is passed, pure copper from anode deposits in the electrolytic solution. इस केस में pure copper from the electrolytic solution deposits at the anode, और इस केस में deposit हो रहा है कहाँ पे? कैथोड में। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको मेनली पता है कि हम कैसे सारी चीजें करते हैं। जैसे हमारे पास एनोड है और कैथोड है, ठीक है। अब इसमें कौन सी रिएक्शंस होती है वो अगर आपको पता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखो कैथोड पे आता है कैटायन, तो कैटायन तो यहाँ पे Cu2+ ही होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और Cu में चेंज हो जाता है। एनोड पे क्या होता है कि जो कॉपर है, बिकॉज यहाँ पे जो एनोड है
वो इम्प्योर कॉपर की ही रॉड है, और जो कैथोड है वो प्योर कॉपर की रॉड है, ठीक है। तो ये जो कॉपर है ये किस में चेंज हो जाता है, Cu2+ में यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे हम समझते हैं डायग्राम में। तो इस केस में यहाँ पे ये वाला कलर ले लेती हूँ, ये एनोड है, ठीक है। ये जो कॉपर है ना ये अपने आयन में चेंज हो रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो Cu2+ आयन है ये कहाँ जा रहा है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में जा रहा है। फिर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन से कैथोड पे आयन जाके डिपॉजिट होता है, ठीक है। दिस इज Cu2+। तो ये आयन यहाँ जाके डिपॉजिट हो रहा है, विच मीन्स हमेशा देखो यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, जो डिपॉजिशन होता है वो हर केस में हमेशा कैथोड पे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा होगा करेक्ट आंसर। When current is passed pure copper from एनोड, तो एनोड से कैथोड पे तो डिपॉजिट हो नहीं रहा है, तो ये गलत है हमारे पास। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में कुछ भी डिपॉजिट नहीं होता है, गलत है। एनोड पे कभी भी डिपॉजिशन नहीं होता है, गलत है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि हमारे पास जो प्योर कॉपर है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन से जा रहा है और कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, when calcium oxide is added to water it completely dissolves in water without forming bubbles, what products are formed in this reaction। देखो कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही आप वाटर में ऐड करते हो ये क्या होता है, क्विक लाइम, ठीक है। तो जैसे ही वाटर में ऐड करोगे सो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देता है, जो कि क्या होता है, स्लेक्ड लाइम। अब यहाँ पे बबल्स क्यों नहीं बन रहे होते हैं, क्योंकि इस केस में बिकॉज ऑक्साइड को पानी में डाला है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। अगर कैल्शियम की रिएक्शन करवाओगे तो उस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बनेगा, यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A student studying the chemical properties of metals finds incomplete chemical reaction in his book as shown। तो MgO जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, HNO3 के साथ, ठीक है। तो देखो हमने अभी डिस्कस करा कि मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज ये दोनों HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं और इस केस में हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा MgNO3 2 प्लस यहाँ पे H2, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दो। तो ये रिएक्शन होगी, तो इस केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बट यहाँ पे तो ऑक्साइड आ गया है ना, हमें पता है ये क्या है, एक एसिड है, और ऑक्साइड जो होती है ना मेटल की वो नेचर में बेसिक होती है। तो इस केस में यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो एक तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, H2O, यानी कि यहाँ पे पानी फॉर्म होगा। तो रिएक्शन देख लेते हैं। अगेन देखो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, सो MgNO3 2 प्लस यहाँ पे H2O फॉर्म हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हैं तो इधर पे 2 लिख देते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 7, ठीक है। तो ये हमारे पास बैलेंस हो चुका है ना। तो ये रिएक्शन हमारे पास होगी, देख लेते हैं। यहाँ पे तो नाइट्राइड फॉर्म हो रहा है, ये तो गलत है। इसके बाद यहाँ पे NO2 फॉर्म हो जा रहा है, मैग्नीशियम, ये भी गलत है। इस केस में हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, दूसरा यहाँ पे H2O फॉर्म होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो सारी ही जो रिएक्शंस लिखी हुई हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझने के लिए हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें रिएक्टिविटी सीरीज को वापस से लिखना पड़ेगा। सो कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है आगे आओ, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। सो देखते हैं Fe + MgSO4, क्या आयरन ज्यादा रिएक्टिव है,
देखो आयरन यहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ है, सो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है नहीं, तो क्या ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। ZnSO4 प्लस Fe, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए जिंक से, क्या ये है? नहीं। तो क्या ये उसको डिस्प्लेस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। देन Pb प्लस MgSO4, सो लेड ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, बट लेड तो इधर है, कहाँ वो उतने ऊपर, तो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि क्लियरली हमको पता है जो आयरन होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है दैन कॉपर, है ना। तो यहाँ पे क्लियरली ये रिएक्शन पॉसिबल होती है, तो डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट अ नॉन मेटल। ठीक है, ब्रोमीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल। ये हमें पता है जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं, बट एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, जो कि ब्रोमीन है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये दोनों ही हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों सही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो दो तरीके से हो सकती हैं, या तो वो एसिडिक होती हैं या फिर वो न्यूट्रल होती हैं। ठीक है, एसिडिक जैसे कि CO2 और न्यूट्रल जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये चीज आपको देखनी है, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। अगर हम बात करें मेटल की ऑक्साइड्स की, ठीक है, सो जो भी मेटालिक ऑक्साइड्स है वो भी अगेन दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो या वो बेसिक होंगे या फिर वो एम्फोटेरिक होंगे। ठीक है, बेसिक का मतलब तो आपको पता ही है, एम्फोटेरिक का मतलब है कि वो बेसिक भी हो सकते हैं एंड एसिडिक भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास Al2O3 है, PbO है, देन ZnO है, ये तीन हमारे पास एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि बेसिक नेचर भी दिखाते हैं, एसिडिक नेचर भी दिखाते हैं। अगर बेसिक नेचर दिखाएंगे तो एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाएंगे, अगर एसिडिक नेचर दिखाएंगे तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके हमको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये पूरा क्वेश्चन। जहां पे से भी जो भी कॉन्सेप्ट भी आ रहा है ना वो भी मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लो, एक्स और वाई आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स बताने हैं कि क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे पहली और दूसरी रिएक्शन से। तो यहाँ पे क्लियरली लिखे हुए हैं आपके प्रोडक्ट्स। पहले केस में देखो P4 प्लस O2 क्या प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा है Mg प्लस O2 क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर पहली वाली आपके लिए डिफिकल्ट हो रही है तो पहले दूसरी वाली को सॉल्व कर लो कि मेरे पास मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो क्या बनेगा, सिंपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये रही इसकी बैलेंसिंग। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप सभी चेक करो, MgO होल ट्वाइस, क्या ये यहाँ पे फॉर्म होता है, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे MgO, बट यहाँ पे बैलेंसिंग देखो 4 MgO, क्या यहाँ पे 4 MgO होता है, बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत है। यहाँ पे देखो 2 MgO, यही है, बिल्कुल सही, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Mg2O2 ये बिल्कुल ही हमारे पास गलत है। ठीक है, और यहाँ पे इस केस में क्या बनता है, P4O10 यहाँ पे फॉर्म होता है। When a non-metal is allowed to react with water, CO2 गैस बनती है, H2 यहाँ पे बेस में आएगा, ठीक है, इस तरीके से H2 गैस बनती है। प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, या कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। सो जो भी नॉन मेटल्स होते हैं ना वो बिल्कुल भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Aquaresia is a freshly prepared mixture of concentrated HNO3 and concentrated HCl। तो कितने रेशियो में ये होता है, देखो मैंने आपको लर्न करने की ट्रिक भी बताई थी। पहले आपने HCl का नाम सुना होगा और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो 3 पार्ट्स इसके होते हैं और 1 पार्ट इसका होता है, तो यहाँ पे 1:3 आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता HCl और HNO3 का बताओ तो उस केस में आंसर क्या होता, HCl के 3 पार्ट्स हैं, HNO3 का 1 पार्ट है, सो रेशियो यहाँ पे 3:1 होता। बट यहाँ पे जिस ऑर्डर में पूछा गया था हमने उस ऑर्डर में आंसर करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एल्यूमिनियम ये तो हम कर चुके हैं ना, यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए और हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आ चुका था। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल कौन सा है? आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या फिर सोडियम। तो इसमें से बी यानी कि एल्यूमिनियम हमारे पास मोस्ट अबंडेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, poorest conductor of heat among metals, lead, mercury, कैल्शियम एंड सोडियम। तो देखो वैसे तो हमारे पास मरकरी भी एक पुअर कंडक्टर होता है, बट हमसे सिर्फ पुअर नहीं पूछा गया है, पुअरेस्ट पूछा गया है। तो पुअरेस्ट के लिए ए लेड हमारे पास आंसर हो जाता है। लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर, भले ही जो मरकरी है वो भी एक पुअर कंडक्टर ही होता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which property of metals is used for making bells and strings of musical instruments like sitar and violin? Sonorousness, malleability, ductility या फिर conductivity। बहुत ही सिंपल है, ये सारे टर्म्स ना आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम सबसे पहले malleability की बात करें, malleability एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से हम मेटल्स को थिन पतली पतली शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, तो यहाँ पे इसका आंसर तो नहीं होगा। फिर डक्टिलिटी की बात करें तो इसमें हम जो भी मेटल्स हैं उनको वायर्स के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थिन वायर्स का आएगा, तो यहाँ पे ये भी इसका आंसर नहीं होगा। कंडक्टिविटी आपको पता है कि हीट की कंडक्टिविटी है तो हीट इजीली ट्रांसफर हो रही है। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे हमसे पूछा गया था साउंड के लिए ना, बेल्स बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वहां पे साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए ऑन स्ट्राइकिंग। ऑन स्ट्राइकिंग, अगर आप किसी भी मेटल को स्ट्राइक करोगे, बजाओगे, तो वहां पे से साउंड प्रोड्यूस होगा, इसको हम सोनोरसनेस कहते हैं। विच मीन्स यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने भी टर्म्स हैं उनके मतलब आपको पता होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, Al2O3 प्लस 2NaOH यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? प्लस H2O। देखो सबसे पहले तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, विच मीन्स वो एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, विच मीन्स वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। इस केस में अगर ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये खुद में क्या होगा? एसिडिक होगा नेचर में। अब यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, इसके साथ साथ पानी। तो यहाँ पे जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इस टाइप का सॉल्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। यहाँ पे 2NaOH आया था, तो इसको भी हम सही से बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन वहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो बस ये हमारे पास बैलेंस हो चुका है। 5 यहाँ पे ऑक्सीजन है और 5 यहाँ पर भी हैं। तो सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पे फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो हाइड्रोक्साइड तो नहीं बनता है, सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे नहीं बनता है, ये करेक्ट है। डी वाला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया है। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हो, इसको CaO लिख रहे हो या OCa, क्या ये दोनों सेम है? नहीं ना। ये वाला फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल गलत है। तो ये चीज आपको टिक नहीं करनी है। द करेक्ट फॉर्मूला इज NaAlO2। तो ये भी हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, which of the following is the correct arrangement of the given metals in ascending order of their reactivity series? तो यहाँ पे ascending order एक्चुअली ये होगा तो हमारे पास descending order ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो मोस्ट रिएक्टिव है वो सबसे पहले लिखा हुआ है और जो लेस रिएक्टिव है वो लास्ट में लिखा हुआ है। डिसेंडिंग में यही तो होता है ना, असेंडिंग में हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। सो इट इज मेनली डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अगेन हम क्या करेंगे, जल्दी से हमारी सीरीज लिख लेते हैं। तो ये हो गई, कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है आगे आओ। जिन भी बच्चों को याद नहीं भी थी, 3 बार तो मैं ही लिख चुकी हूं, तो अभी तक तो याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। क्लियरली मुझे दिख रहा है Na सबसे टॉप पे है, ठीक है, और इसके अलावा क्या है? मैग्नीशियम। तो सबसे पहले Na आ रहा है, फिर Mg, फिर Zn, फिर Fe। तो सबसे पहले सोडियम आएगा,
ठीक है, तो सोडियम तो सब में ही है, ये तो गलत हो गया। फिर मैग्नीशियम आ रहा है तो ये गलत है, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, देखो आयरन आ रहा है, नहीं जिंक आ रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, लास्ट में आ रहा है आयरन, तो यहाँ पे लास्ट में आयरन आना चाहिए, जो कि सिर्फ हमें डी वाले ऑप्शन में ही दिख रहा है, विच मीन्स डी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। अब नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो FeSO4 प्लस Cu, देखो रिएक्शन लिख लो, क्या ये पॉसिबल है? कॉपर क्या होता है, लेस रिएक्टिव, क्या ये डिस्प्लेस कर सकता है आयरन को? बिल्कुल नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी। AgNO3 प्लस Cu, अब देखो क्लियरली मुझे पता है कॉपर Ag यानी कि सिल्वर से तो ज्यादा रिएक्टिव होता है, सो ये डिस्प्लेस कर देगा, सो बी वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो CuSO4 एंड सिल्वर, तो Ag प्लस CuSO4, Ag क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, तो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद NaCl एंड कॉपर, तो Cu प्लस NaCl, यहाँ पे देखो कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो क्या ये डिस्प्लेस करेगा? बिल्कुल नहीं, विच मीन्स ये C और D भी क्या हो गए, गलत हो गए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड्स बिकॉज दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स, they can give electrons to chlorine atoms to form chloride ions, they cannot share electrons with chlorine atoms। बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोवलेंट क्लोराइड्स फॉर्म हो रहे हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग में आपको पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पे शेयरिंग होती है, यहाँ पे गिव एंड टेक का रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं होता है। गिव एंड टेक किस में होता है, जहाँ पे आयंस बन रहे होते हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स में। आयंस हमें पता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है केटायन और दूसरा क्या होता है हमारे पास एनायन, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे गिव इलेक्ट्रॉन्स तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन्स देगा तो उस केस में क्या होगा, Cl माइनस क्लोराइड आयन बनेगा, तो सी वाला भी बिल्कुल गलत हो गया है, क्योंकि ये कह रहा है क्लोराइड आयंस बनेंगे, जो कि नहीं बनने वाले हैं। फिर दे कैन नॉट शेयर, ऐसा तो है ही नहीं, शेयरिंग तो कर ही सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन और कोवलेंट क्लोराइड्स ये फॉर्म कर सकते हैं। Which of the following oxide of iron would be obtained on prolonged reaction? अभी जस्ट ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे हम, Fe3O4 इस केस में फॉर्म होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, which of द फॉलोइंग है ये, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स। ये एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। KCl, HCl, CCl4 एंड NaCl, इन चारों में से एक तो ऑप्शन क्लियरली दिख रहा है CCl4, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जैसे मिथेन होता है ना कि कार्बन के पास क्या होते हैं, 4 हाइड्रोजन, सो चारों हाइड्रोजन क्लोरीन जब रिप्लेस कर देता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है, या फिर इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा 1111 टेट्रा क्लोराइड, नहीं यहाँ पे होगा टेट्रा क्लोरो, ठीक है, टेट्रा क्लोरो मीथेन, ये होगा इसका IUPAC नेम, ठीक है, या फिर वैसे जनरली इसको टेट्रा क्लोरो मीथेन भी लिख देते हैं, तो ये इसका नेम होगा। वैसे तो हम इसको क्या कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। IUPAC नेम पूछा जाएगा तो इसका यही होगा, ठीक है। तो ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग है, तो ये तो आयनिक कंपाउंड बिल्कुल नहीं है। बट बाकियों का क्या, इस केस में भी K प्लस और Cl माइनस बनता है, इस केस में भी H प्लस और Cl माइनस बनता है, इस केस में भी Na प्लस और Cl माइनस बनता है, तो कौन सा होगा हमारे पास करेक्ट आंसर, हम कैसे चूज करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया था कार्बन एनर्ट्स कंपाउंड्स में, जो था कोवलेंट बॉन्ड का। मैंने आपको पढ़ाया था कि कोवलेंट बॉन्ड ना दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, इस केस में पार्शियल चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। पार्शियल यानी कि आधे आधे चार्जेस, यानी कि हो तो यहाँ पे शेयरिंग ही रही होती है, बट एक जो एलिमेंट होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अपनी ओर को जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने लगता है। जैसे कि अगर हम HCl की बात करें, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग ही होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरीके से हमने बना दिए,
ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ना, इसको क्लोरीन अपनी ओर को ज्यादा खींचने का ट्राई करता है क्योंकि ये होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑन द अदर हैंड नॉन पोलर, इसमें कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे H2 है, Cl2 है, ठीक है, हमारे पास और क्या हो सकता है, O2 है, N2 है, ये सब पोलर कोवलेंट सॉरी नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। इस केस में समझ में आया, यहाँ पे पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि डिफरेंट एटम्स यहाँ पे होने चाहिए। देखो यहाँ पे तो सेम है, यहाँ पे डिफरेंट एटम्स होने चाहिए और जो भी दूसरा एटम है दैट शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए क्लियरली हमको अब दिख रहा है कि HCl जो है ये भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये है तो कोवलेंट ही, बट ये पोलर कोवलेंट होता है नेचर में, ठीक है। तो विच मीन्स सेकंड और थर्ड हमारे पास बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, ये दोनों ही हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y एंड z आर एज फॉलोज। x का क्या है, देखो 2,4 है, y का क्या है 2,7 है, z का क्या है 2,1। Which two elements will combine to form an ionic compound and write the correct formula? आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं यानी कि हमको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 लिखा है तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ये वैसे भी क्या है, कार्बन है, ये तो शेयरिंग ही करता है, कभी भी आयनिक नहीं बनाता है, ठीक है, इसको हटा दो फिर। तो x को तो हमको कंसिडर ही नहीं करना है, हम y और z को देखेंगे। अब देखो z हमारे पास क्या है, एक मेटल है, और ये क्लियरली मेरे पास क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे देखो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, सो ये कैटायन बनाएगा, ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो ये एनायन बना देगा। तो यहाँ पे Y माइनस, तो ये क्या बनाएगा ZY। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा, इसको हटा दो, X2Y ये तो नहीं है, YZ ठीक है, XZ3 तो बिल्कुल नहीं है और Y2Z भी नहीं है। वैसे तो ये भी इन्होंने गलत लिखा है, यहाँ पे YZ नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला ZY होना चाहिए। बट इन चारों में से ही जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, मैंने आपको बताया है, वही आपको चूज करना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास B है, सो B विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला लिखना है और आपने ये लिख दिया ना, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हमेशा जो कैटायन होता है, मैंने आपको बताया है, वही आपको पहले लिखना है, बाद में आपको एनायन को लिखना है, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। The highly reactive metals like sodium, potassium, magnesium, etc. are extracted by the electrolysis of their molten chloride, electrolysis of their molten oxide, reduction by aluminium या फिर reduction by carbon. So reduction तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, so दोनों गलत हो गए। reduction हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो भी metals middle reactivity series पे आते हैं, in the middle of the reactivity series, उनको हम इन मेथड्स यानी कि रिडक्शन से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो हम जो भी हाई रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, उनको हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, उनको इलेक्ट्रोलिसिस। बट इलेक्ट्रोलिसिस में भी 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम, अगेन मैंने कहा जो भी मैक्सिमम आपका सही होगा ऑप्शन, वही आपको चूज करना है। तो यहाँ पे हम ए चूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम भी है तो उसको हम जनरली Al2O3 से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ये क्या है, ऑक्साइड है, इसका भी मोल्टन फॉर्म हम लेते हैं। बट यहाँ पे मेनली किसका पूछा गया था, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो इनके क्लोराइड्स से ही हम ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम देख लेते हैं अगला, Which of the following non-metal is lustrous? अभी हमने डिस्कस करा था ये भी। आयोडीन हमारे पास एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो काफी लस्ट्रस होता है, काफी ज्यादा शाइनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक अभी हमने पढ़ा था, जो एसिडिक भी है, बेसिक भी है नेचर में। तो सोडियम का तो नहीं होता है, पोटेशियम का भी नहीं होता है, एल्यूमिनियम का होता है, और ये भी हमारे पास नहीं होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर ZnO गिवन रहता या PbO तो ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर्स होते, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक मैंने बताया था, जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स दिख रहे हैं
वो क्या होते हैं, सब के सब एसिडिक होते हैं। देखो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है नेचर में। ये हमारे पास क्या है, सोडियम का ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड है, ये क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में। और ये अभी हमने देखा था क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है नेचर में। सो चारों के ही एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन थे। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए आपको सही आंसर ही यहाँ पे देना है, ठीक है। चलो, atomic number of an element X is 12. Which inert gas is nearest to X? देखो X का 12 है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,2। अब अगर यहाँ पे से मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दूं, है ना, तो ये हमारे पास ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही बचेंगे। तो हमें यही देखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया तो कौन सी इनर्ट गैस, कौन सी नोबल गैस बन रही होगी। तो एक ऐसी नोबल गैस बनेगी, जैसे इसको मैं N लिख देती हूँ लेट्स सपोज, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 10 होगा, सो दैट इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 आए। तो कौन सा है, हीलियम तो नहीं होता है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आर्गन में नहीं होता है, अगेन नियॉन, क्रिप्टन नहीं होता है, सो सी नियॉन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे नियॉन है, सो Ne ही लिख दो, है ना। तो नियॉन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The process in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into metallic oxide या metal oxide, इस process को हम क्या कहते हैं, बहुत ही simple है, C for carbonate and C for calcination। यहाँ पे कैल्सिनेशन के प्रोसेस में एब्सेंस ऑफ एयर होती है, या फिर हम जनरली कहते हैं लिमिटेड एयर होती है। और दूसरा हमारे पास जो सल्फाइड ओर्स हैं उनके लिए हम रोस्टिंग का प्रोसेस यूज करते हैं, और यहाँ पे एक्सेस ऑफ एयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए तो आंसर क्या है हमारे पास, सी यानी कि कैल्सिनेशन। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, निकल, टिन, कॉपर एटसेट्रा आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। तो यहाँ पे मेनली अभी मैंने बताया मिडिल रिएक्टिविटी में जो भी हमारे पास मेटल्स आते हैं उनको या तो हम कार्बन से ऑब्टेन करते हैं या फिर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम का तो यूज नहीं करते हैं, सी है कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट, और डी है कैल्शियम, इसका भी हम यूज नहीं करते हैं। अब दोनों ही चीजें अगर एक ही क्वेश्चन में पूछ ली जाए तो हम क्या करें, तो भी बहुत ही सिंपल फंडा है, जो मैक्सिमम हम यूज करते हैं, मैक्सिमम हम यूज करते हैं कार्बन का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम का मेनली यूज हम थर्माइट रिएक्शंस में ही करते हैं, थर्माइट वेल्डिंग में हम मेनली इसका यूज करते हैं। सो हमारे पास जो मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर होगा वो क्या होगा, दैट विल बी सी कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन थर्माइट वेल्डिंग अ मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश इज इग्नाइटेड विद अ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, ये वाला हटा दो, ठीक है, is ignited which produces molten iron metal as large amount of, ये भी एंड हो जाएगा, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। ये प्रोसेस कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, जो अभी मैंने आपसे कहा कि ये थर्माइट रिएक्शन है। सो यही यहाँ पे है, ठीक है। थर्माइट की स्पेलिंग हमने सही लिखी थी ना इस वाले में। सो यस, ये है हमारे पास थर्माइट वेल्डिंग। सो यहाँ पे अभी मैंने बताया एल्यूमिनियम का तो हम यूज करते ही हैं, तो एल्यूमिनियम तो सब में ही गिवन है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा, थर्माइट में देखो हम जो रिएक्शन करवाते हैं ना, एल्यूमिनियम है, ये आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। सो ये हमारे पास Fe3 ऑक्साइड हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ये फेरिक ऑक्साइड होती है, यहाँ पे Fe3 प्लस आयन होता है, और ये जैसे ही रिएक्ट करते हैं सो Al2O3 प्लस Fe यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये हमने इसको बैलेंस भी कर लिया। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है, ये तो पहला ही हमारे पास करेक्ट था। 2 ऑक्साइड का हम यूज नहीं करते हैं, और क्लोराइड और सल्फेट का भी हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। गैल्वेनाइजेशन is the method of protecting iron from, this is rusting, ठीक है, by coating with a thin layer of gallium, ये भी हमारे पास क्या है, गैलियम, या फिर एल्यूमिनियम, जिंक, या फिर सिल्वर। तो इसमें करेक्ट आंसर होता है जिंक। गैल्वेनाइजेशन एक सैक्रिफिशियल प्रोसेस है जिसमें जो आयरन आर्टिकल होता है उसके बाहर हम जिंक की लेयर
फॉर्म कर देते हैं और जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, सो ये रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और इसकी भी एक प्रोटेक्टिव लेयर बाहर से फॉर्म हो जाती है और फर्दर ऑक्सीडेशन या फिर कोरोजन, हम कहें कोरोजन से बचाती है किसको, आयरन को। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट एक्स इज वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर होता है बी, सोडियम। तो सोडियम हमारे पास काफी रिएक्टिव होता है एंड इज वेरी सॉफ्ट और इजिली आप कट कर सकते हो इसको नाइफ से। ठीक है, एंड दिस इज एन एक्सेप्शनल केस ऑल्सो। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस के फॉर्म में आपको इसको लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रिएक्शन बिटवीन x एंड y forms compound Z. X loses electrons and Y gains electrons. Which of the following properties is not shown by Z? तो देखो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि एक, जैसे X है हमारे पास एक एलिमेंट, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, यानी कि ये क्या फॉर्म करेगा, एक केटायन फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके अलावा जो Y है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो Y माइनस। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, एक्स वाई, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, Z भी कह रहे हैं। तो इस केस में हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस कंपाउंड की नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें पता है जहां पे भी ट्रांसफर हो रहा होता है उन कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो हमें वही देखना है कि आयनिक कंपाउंड्स की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं एंड कौन सी नहीं है। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो यस डेफिनेटली होता है। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, तो दोनों तो ऑपोजिट हो गए, लो मेल्टिंग पॉइंट इसका नहीं होता है, विच मीन्स यही वाली प्रॉपर्टी है जो हमारे पास आंसर में होगी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय जेड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, तो बिल्कुल सही है। एक्वस एज वेल एज मोल्टन स्टेट में कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन यहाँ पे सॉलिड स्टेट में हमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद डी है अकर्स एज सॉलिड, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सब के सब सॉलिड ही होते हैं नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y एंड z हमें यहाँ पे गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस को देख के हमें बताना है। यहाँ पे देखो x 2,8, तो ये तो क्लियरली मुझे दिख रहा है ऑक्टेट पूरा है, सो एक नोबल गैस होगी। यहाँ पे y को देखें सो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये क्या होगा, एक नॉन मेटल होगा डेफिनेटली। उसके अलावा 2,8,2 यहाँ पे आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच मीन्स ये क्या होगा, एक मेटल। तो देखते हैं x इज अ मेटल, तो x मेटल तो नहीं है, y हमारे पास मेटल है नहीं, नॉन मेटल है, z हमारे पास मेटल है, तो ये भी गलत है, विच मीन्स d ही करेक्ट होगा। जो y है वो क्या है, एक नॉन मेटल है, जो कि बिल्कुल सही है, और जो z है वो क्या है, एक मेटल है। तो ये हमारे पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमलगम इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, मरकरी या फिर लेड एंड टिन, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, देखो यहाँ पे अमलगम जहां पे भी टर्म आ रहा है ना, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए मरकरी से ही वो रिलेटेड होगा। ठीक है, डेंटल अमलगम आता है, ठीक है, तो उसमें वो भी किसका है, हमारे पास मरकरी का ही है। या जिंक अमलगम लिखा है तो वो भी हमारे पास मरकरी यानी कि Hg का ही क्या होगा, एलॉय होगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, बेसिक कॉपर कार्बोनेट या फिर कॉपर कार्बोनेट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्यों, बिकॉज यहाँ पे ना बेसिक लिखा है, सो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड भी होता है, इसके साथ साथ यहाँ पे कार्बोनेट भी होता है, सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका कोरोडेड फॉर्म होता है। ठीक है, कलर भी पूछा जाता है, सो ग्रीनिश सा इसका कलर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ये तो देखने को मिलता है बिल्कुल। सोनोरस इन नेचर, तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल सही। डलनेस,
डलनेस नहीं शो करते हैं, सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि जो भी मेटल्स हैं वो काफी ज्यादा शाइनी होते हैं, यानी कि काफी ज्यादा लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी, अगेन ये प्रॉपर्टी तो दिखाता ही है वो, ठीक है। क्यों दिखाता है? क्योंकि इजिली मेटल्स को हम वायर्स के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, अभी मैंने आपको बताया था इसको डक्टिलिटी कहते हैं। मेलिएबिलिटी का मतलब है कि थिन शीट्स में आप इसे चेंज कर सकते हो। सोनोरिसिटी या फिर सोनोरसनेस, तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स, और कंडक्टिविटी तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, which of the given acids does not give hydrogen gas on reacting with metals except magnesium and manganese? अभी हमने डिस्कस करा HNO3, ये दोनों तो रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ही देते हैं, बट इस केस में HNO3 क्या होता है? बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही होती है उसको किस में ऑक्सीडाइज कर देता है? ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है H2O में, यानी कि पानी में इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे HNO3 करेक्ट आंसर होगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वारेजिया, तो ये भी अभी हमने डिस्कस करा था। देखो इस केस में ना हमेशा, चाहे हम HCl की बात कर रहे हैं या HNO3 की बात कर रहे हैं, दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए, डाइल्यूट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, डाइल्यूट HCl बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पे डाइल्यूट आ रहा है, बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पे अगेन दोनों में डाइल्यूट है, गलत हो गया। तो सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। और HCl के 3 पार्ट्स हैं, HNO3 के 1 पार्ट, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था। अगर आपसे पहले HNO3 पूछा जाएगा फिर HCl, तो रेशियो 1:3 बन जाएगा, ठीक है। Which one of the given properties is not generally exhibited by ionic compounds? Solubility in water बिल्कुल दिखाता है, जो भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कभी भी नहीं देखने को मिलती है, सो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो होता ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोल्टन या फिर एक्वा स्टेट में भी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन इट्स नेटिव स्टेट इन नेचर? नेटिव यानी कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ये कंबाइंड स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कॉपर एंड AU क्या है हमारे पास? गोल्ड है, जिंक या फिर सिल्वर। तो हमें वैसे तो पता है कि कॉपर और जो सिल्वर होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, बट स्टिल ये हमें ना कभी कभी कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो हमारे पास गोल्ड ही होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 ऑप्शंस गिवन हैं, तो जो भी हमारे पास ना नेटिव वाले होते हैं एलिमेंट्स या मेटल्स, उन्हीं को हम आंसर करेंगे, और वो क्या है? B और D है। तो विच मीन्स सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर हमारे पास फ्री स्टेट में जनरली पाए जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। जो भी हम यूटेंसिल्स बनाते हैं उसमें स्टेनलेस स्टील का हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उसका, है ना। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स्ड विद, हमें पता है स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है आयरन की ही, आयरन के साथ साथ इसमें हम निकल और क्रोमियम ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, इनका ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजेनस यानी कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, तो निकल एंड क्रोमियम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द गिवन मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? हम हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही बात करते हैं, क्योंकि अगर हम हाई टेम्परेचर्स पे बात करें तो उस पर तो कोई भी आप मेटल ले लो, कुछ ना कुछ तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, सो मेल्ट करके तो वो लिक्विड में ही चेंज हो जाएगा ना। तो हम हमेशा रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं, हायर टेम्परेचर्स पे हम बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट में हमें पता है एक ही एग्जिस्ट करता है, और वो होता है मरकरी, और ये उतना अच्छा कंडक्टर भी नहीं होता है हीट का, ठीक है। तो यहाँ पे एलॉय क्या होती है? अभी मैंने बताया था, एक होमोजेनस मिक्सचर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कैथोड,
नेगेटिवली चार्ज्ड एनोड, पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड। देखो मैंने आपको बताया है हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड। हमारे पास दो आयंस भी होते हैं, एनायन और कैटायन। सो जो भी हमारे पास एनायन होता है वो हमेशा एनोड पे जाता है और जो कैटायन होता है वो हमेशा कैथोड पे जाता है। एनायन नेगेटिवली चार्ज होता है सो ये पॉजिटिव के पास जाएगा, सो एनोड पॉजिटिव होता है, कैटायन पॉजिटिव होता है सो ये नेगेटिव के पास जाएगा। सो कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड होना चाहिए, ठीक है, और जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होना चाहिए, यानी कि सी एंड डी यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हमें देखना है अगला सवाल, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स। मैंने अभी आपको बताया था जहाँ पे कॉपर की हमने रिफाइनिंग पढ़ी थी कि जो भी डिपोजिशन होता है ना वो हमेशा ही कैथोड पे होता है। कैथोड को इसीलिए हम हमेशा प्योर मेटल बनाते हैं और एनोड को हमेशा हम इम्प्योर बनाते हैं, ताकि एनोड के नीचे जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो इकट्ठा हो जाएं, जिसको हम एनोड मड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, ए हो जाएगा बिल्कुल सही। एनोड पे डिपोजिशन नहीं होता है, डिपॉजिटेड ऑन कैथोड एज वेल एज एनोड ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और सोल्यूशन में वो नहीं रहता है बिकॉज रिफाइनिंग इसीलिए तो कर रहे हैं कि कहीं पे जाके तो जो भी प्योर हमारे पास मेटल है वो डिपॉजिट हो, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच अमंग द गिवन एलॉयज कंटेन्स मर्करी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जहां पे भी आपको अमलगम देखने को मिल रहा है तो वो मरकरी का ही एलॉय होगा। तो इसमें स्टेनलेस स्टील तो आयरन, क्रोमियम निकल का होता है, ये जस्ट अभी हमने देखा था। एल्किनो नहीं होता है, ना ही सोल्डर, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो कि है जिंक अमलगम, ठीक है। तो इतने ही हमारे पास क्वेश्चंस थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हुई होगी। और भी वीडियोस जल्द ही आने वाली हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट सेशन में।